नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपांशु स्पीच में। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। एक ऐसी लाइब्रेरी की कहानी जो सिर्फ किताबों की नहीं, एक पूरी सभ्यता की सांसें थीं। और जब उसे जलाया गया तो वो आग 3 महीने तक बुझी नहीं। क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में कभी एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां दुनिया भर से छात्र ज्ञान लेने आते थे और फिर एक दिन एक आक्रांता ने उसे मिट्टी में मिला दिया। आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की, भारत के उस गौरव की जिसे हम भूलते जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी आत्मा की आवाज है। चलिए आज आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलते हैं जहाँ ज्ञान की रोशनी थी और फिर आया अंधकार, जहाँ कभी बुद्ध के उपदेश गूंजते थे और फिर वहाँ सिर्फ राख बची। प्राचीन भारत की शान नालंदा। साल था करीब 5वीं शताब्दी, जब गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने बिहार में एक अद्भुत शिक्षा केंद्र की स्थापना की। नाम रखा गया नालंदा महाविहार। ये कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं था, ये वो जगह थी जहां 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक रहते थे। यहाँ केवल भारत ही नहीं, बल्कि चीन, तिब्बत, जापान, श्रीलंका, कोरिया जैसे देशों से भी छात्र आया करते थे। वो समय था जब नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो ज्ञान का महासागर था। कैसी थी नालंदा की लाइब्रेरी? नालंदा की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी विशाल लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। इसमें 3 भाग थे, रत्न सागर, रत्नोद्धि, रत्नरंजन। कहते हैं इसमें 9 मिलियन से भी ज्यादा पांडुलिपियां थीं। यहाँ आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, गणित, दर्शन, बौद्ध धर्म, वेद, उपनिषद, साहित्य, हर विषय की किताबें थीं। इतनी पुस्तकें थीं कि अगर आज भी वो बची होती तो भारत की गिनती दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानकोशों में होती। और फिर हुआ इतिहास का सबसे बड़ा घाव। साल था 1193। भारत पर हमला करने आया था एक तुर्क आक्रांता, बख्तियार खिलजी। कहते हैं वो खुद अनपढ़ था, लेकिन उसे नालंदा के विद्वानों की ख्याति सुनकर जलन हो गई थी। एक बार उसने एक वैद्य से पूछा, क्या तू मुझे बिना दवा के ठीक कर सकता है? वैद्य ने कहा, हाँ, सिर्फ पवित्र ग्रंथों के मंत्रों से। ये सुनते ही खिलजी गुस्से से भर गया। उसे लगा कि यहाँ के लोग तलवार नहीं, सिर्फ किताबों से जीतते हैं। और उसी अहंकार में उसने नालंदा को नष्ट करने का आदेश दे दिया। आग लगाई गई, और फिर जब नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई गई तो सबसे पहले उसकी लाइब्रेरी को निशाना बनाया गया। हजारों पांडुलिपियां, ताड़पत्र, हस्तलिखित ग्रंथों को एक साथ आग में फेंका गया। इतिहासकारों के अनुसार वो आग लगातार 3 महीने तक जलती रही। हाँ भाई, 3 महीने। इतनी किताबें, इतना ज्ञान, सब कुछ राख में बदल गया। क्या सिर्फ आग से मरी नालंदा? नहीं, नालंदा केवल ईंटों और दीवारों से नहीं बनी थी, वो तो बनी थी शब्दों से, विचारों से, तपस्या से। और खिलजी ने उन विचारों को मार डाला। जिस भारत को दुनिया गुरु कहती थी, वो उस दिन खुद अनाथ हो गया। बौद्ध भिक्षु भागे नहीं, जले। कई तिब्बती ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि वहाँ के बौद्ध भिक्षु आग बुझाने नहीं भागे, वो वहाँ बैठे रहे अपने ग्रंथों के साथ और वहीं भस्म हो गए। इससे बड़ा बलिदान क्या हो सकता है? क्या बचा था उसके बाद? एक राख का ढेर, एक इतिहास जिसे जानबूझकर मिटा दिया गया, एक सभ्यता जो घायल थी, लेकिन वो आग आज भी हमारे दिलों में जल रही है। नालंदा का पुनर्जन्म। साल 2006 में भारत सरकार ने नालंदा को फिर से जीवित किया। नालंदा यूनिवर्सिटी की दोबारा स्थापना की गई उसी भूमि पर। अब ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसमें दुनिया भर के छात्र आते हैं। लेकिन क्या हम उस इतिहास को भूल सकते हैं? अब सवाल उठता है, क्यों जली नालंदा? क्यों एक आक्रांता को इतना डर था ज्ञान से? क्यों हम अपने इतिहास को स्कूल की किताबों में सिर्फ एक पैराग्राफ में समेट देते हैं? आज हमें याद करना है और सीखना है। नालंदा सिर्फ इतिहास नहीं है, वो चेतावनी है। अगर हम अपने ज्ञान, अपनी विरासत की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई न कोई खिलजी हर युग में आएगा और उसे जला देगा। अंत में बस इतना कहूँगा, किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो सभ्यता होती है। और एक सभ्यता को जलाना सबसे बड़ा पाप होता है। दीपांशु स्पीच से यही संदेश, अपने ज्ञान की रक्षा करो, इतिहास को जानो और उसे जिंदा रखो। इस चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करना, वरना तुम्हें यूं ही कंटेंट देखने की लत पड़ जाएगी। दी एंड।